अध्याय 28 सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम। प्राग वैदिक काल में समाज कैसा था, इसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है। पुरातत्व से प्रकट होता है कि पूरा पाषाण युग में लोग पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जीवन निर्वाह के लिए वे शिकार करते थे या वनों से कंदमूल और फल बटोर कर लाते थे। मानव ने प्रस्तर युग के अंत और धातु युग के आरंभ में खाद्य उपजाना और घर में रहना सीखा। नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के लोग जमीन की ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे, जो पहाड़ियों और नदियों से अधिक दूर नहीं होते थे। धीरे धीरे सिंधु घाटी क्षेत्र में किसानों के गांव बसने लगे और फलते फूलते हुए गांव छोटे बड़े घरों वाले हड़प्पाई नगर समाज के रूप में परिणत हुए। परंतु जब एक बार हड़प्पाई सभ्यता लुप्त हो गई तो लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय उपमहादेश में शहरी सभ्यता का पुनर्जन्म न हो सका। जनजातीय और पशुचारण अवस्था। ऋग्वैदिक काल में समाज के इतिहास के लिए हमें लिखित स्रोत भी मिलने लगते हैं। उनसे प्रकट होता है कि खेती से सुपरिचित होने पर भी ऋग्वैदिक समाज प्रधानतः पशुचारक था। लोग अर्धयायावर, लगभग खानाबदोश थे। गाय बैल और घोड़े ही उनकी संपत्ति होते थे। ऋग्वेद में गो, वृषभ तथा अश्व के उल्लेख बार बार आते हैं। गाय बैल और धन दोनों समानार्थक माने जाते थे और गोमत का अर्थ होता था धनवान। गाय बैल के लिए लड़ाइयाँ होती थी और गायों की रक्षा करना राज्य का मुख्य धर्म होता था, इसलिए राजा गोप या गोपति कहलाता था। परिवार में गाय का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि बेटी को दुहित्री अर्थात दुहने वाली कहा जाता था। वैदिक आर्यों को गाय से इतनी घनिष्ठता थी कि जब उन्होंने भारत में पहली बार भैंस को देखा तो वे उसे गोवाल अर्थात गाय जैसे बालों वाली कहने लगे। गाय और वृषभ की चर्चा की तुलना में कृषि की चर्चा ऋग्वेद में कम है, जो है वह भी अधिकांशतः उत्तरकालीन सूक्तों में ही है। इसलिए पशुचारण ही जीविका का मुख्य साधन था। ऐसे समाज में लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य मात्रा से अधिक उत्पादन शायद ही करते होंगे। जनजाति के लोग अपने प्रधानों को कभी कभार ही भेंट या नजराना दे पाते होंगे। प्रधानों या राजाओं का मुख्य आय साधन युद्ध लूट रहा होगा। वे क्षत्रियों से संपत्ति छीनते होंगे और विरोधी जनजातियों और जनजातीय सहवासियों से नजराना लेते होंगे। राजा को दिया जाने वाला यह नजराना बलि चढ़ावा कहलाता था। लगता है कि जनजातीय स्वजन अपने सरदार के प्रति श्रद्धा करते और स्वैच्छिक भेंट चढ़ाते थे। बदले में सरदार उन्हें विजय पर विजय दिलाते और संकट की घड़ी में उनकी रक्षा करते थे। श्रद्धा के कारण समय समय पर मिलने वाली भेंट वैदिक काल में रिवाज बन गई होगी, लेकिन पराजित विरोधी जनजातियों को नजराना चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। समय समय पर होने वाले यज्ञों के मौकों पर ऐसे उपहार और नजराने स्वजनों में बांट दिए जाते थे। इस बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा उन पुरोहितों को मिलता था जो अपने यजमानों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में एक जगह देवता का आवाहन करके उससे ब्राह्मणों, राजन्यों और यजमानों के आरोग्य की प्रार्थना की गई है। इसमें असमान वितरण की चेष्टा का संकेत मिलता है। राजा और पुरोहित सामान्य लोगों का हक मारकर अधिक से अधिक हिस्सा हथियाना चाहते थे, जबकि लोग अपने राजा को भक्तिवश और उसकी वीरता और उपयोगिता के कारण स्वेच्छापूर्वक अधिक अंश देते थे। कबीले के सामान्य लोग जो हिस्सा पाते थे वह अंश या भाग कहलाता था। वितरण लोगों की आम सभा में किया जाता था, जिसमें राजा और उसके गोतीय उपस्थित रहते थे। यद्यपि शिल्प, किसान, पुरोहित और योद्धा ऋग्वेद के पुराने भागों में भी मिलते हैं, तथापि समाज कुल मिलाकर जनजातीय, पशुचारक, अर्धयायावर और समतानिष्ठ ही था। युद्ध में लूट और पशु संपत्ति का मुख्य रूप था। पशु और दासियां अक्सर दान में दी जाती थी। अन्नदान की चर्चा शायद ही हुई है, क्योंकि अनाज का उत्पादन अल्प मात्रा में होता था। अतः युद्धों में होने वाली लूट के सिवा राजाओं और पुरोहितों के भरण पोषण का कोई दूसरा साधन नहीं था। उच्च पद पाना संभव था, पर उच्च सामाजिक वर्ग पाना संभव नहीं था। राजाओं और पुरोहितों के यहाँ घरेलू काम के लिए दासियां रहती थी, मगर उनकी संख्या अधिक नहीं होती। ऋग्वैदिक समाज में सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व नहीं था। कृषि और उच्च वर्गों का उद्भव। जब वैदिक जन अफगानिस्तान और पंजाब से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े, तब वे अधिकतर कृषक हो गए। उत्तर वैदिक काल में हम लगातार 3-3 सदियों से चली आ रही बस्तियां पाते हैं। इससे प्रदेशाश्रित लघु राज्यों का उदय हुआ। किसानों और अन्य लोगों से मिले राजांश से राजा यज्ञ और पुरोहितों का संपोषण कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों और योद्धाओं को नजराना देते थे, फिर उनसे इस नजराना का हिस्सा पुरोहितों को मिलता था। इसके अलावा उनसे पुरोहित यज्ञ की दक्षिणा भी पाते थे। किसान लोहारों, रथकारों और बढ़इयों का पेट भरते थे, जो मुख्यतः उभर रहे योद्धाओं के वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले थे।
लेकिन उत्तर वैदिक किसान उतना पैदा नहीं कर सके जिससे व्यापार और नगर का उदय होता, जो बाद में बुद्ध के युग में आकर हुआ। उस समाज में धातु की मुद्रा नहीं आई थी। वैदिक समुदाय में न तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी, न वैतनिक सैन्य व्यवस्था ही थी। राजा के नातेदारों के सिवा कर वसूलने वाला कोई अधिकारी नहीं होता था। राजा को जो कुछ दिया जाता था वह वैसे ही दिया जाता था जैसे देवताओं को यज्ञ आदि में चढ़ावा दिया जाता था। पशुचारक समाज की जन सेना के बदले बाद में कृषक समाज की किसान सेना खड़ी हुई। विश अर्थात जनजातीय किसान वर्ग ही सेना या सशस्त्र दल का काम करता था। उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग बल अर्थात सैन्य शक्ति कहलाने लगा। अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए जो सेना चलती थी उसमें क्षत्रिय और विश्व दोनों रहते थे। धनुष, तर्कस और ढाल लिए क्षत्रिय सेनापति या अगुआ का काम करते थे और लाठी लिए विश्व सिपाही का काम। राजा या क्षत्रिय से कहा गया है कि विजय के लिए विश्व के साथ एक थाली में भोजन करें। पुरोहित लोग इस कामना से अनुष्ठान करते थे कि विश्व अर्थात किसान वर्ग क्षत्रिय के वश में रहे। परंतु इस अवस्था में जनजातीय लोगों को करदाता किसान बनाने की प्रक्रिया बड़ी कमजोर थी। हल में लकड़ी के फाल होने और यज्ञों में पशुओं का अंधाधुंध वध होने के कारण किसान लोग अपनी आवश्यकता से अधिक शायद ही कुछ उपजा पाते थे, इसलिए वे नियमित रूप से कर चुकाने में समर्थ नहीं थे। दूसरी ओर राजा किसानों से बिल्कुल अलग नहीं थे। जनजातीय परिपाटी के अनुसार कृषि के विस्तार में राजा का योगदान आवश्यक होता था। इतना ही नहीं, राजाओं को अपने हाथ से हल भी चलाना पड़ता था। इस तरह वैश्यों और राजन्यों के बीच कोई गहरी खाई नहीं थी। यद्यपि शासक और योद्धा लोग अपने किसान बांधवों पर शासन करते थे, उन्हें शत्रुओं से लड़ने में किसानों की सेना पर निर्भर थे और वे जनजातीय किसान वर्ग की सहमति के बिना किसी को जमीन नहीं दे सकते थे। इन कारणों से वे कठिन स्थिति में रहते थे तथा शासक और शासित के बीच अंतर बढ़ा नहीं पा रहे थे। उत्पादन और शासन की वर्णमूलक व्यवस्था। शिल्प और कृषि में लोहे के औजारों के प्रयोग से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे ईसा पूर्व 6ठी सदी में आकर अपेक्षाकृत समताश्रित वैदिक समाज का कायापलट पूर्णतः कृषि आधारित वर्ग विभाजित समाज के रूप में हो गया। यद्यपि 600 ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदान में प्राक वैदिक युग के वासी खेती से अच्छी तरह परिचित थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी और उनके लोहे का प्रयोग अति सीमित था। मध्य गंगा के मैदानों पे जंगली इलाकों में आग और लोहे की कुल्हाड़ी के सहारे जंगलों का सफाया कर दिया गया। ये इलाका विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में से है। जंगलों की सफाई से इस इलाके को आबाद करना संभव हो गया।